स्टूडेंट्स, आज हम क्लास साइनोफाइसी यानी मिक्सोफाइसी या नील हरीश शैवाल वाली क्लास में मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। कितने तरह का मूवमेंट इनके सदस्यों में पाया जाता है। तो पहला प्रकार का मूवमेंट है दोलन गति, दूसरे प्रकार का मूवमेंट है विसर्पी गति और तीसरे प्रकार का मूवमेंट है घूर्णन गति। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। 3 डायग्राम यहाँ ABC। पहला विसर्पी गति का, दूसरा दोलन गति का, तीसरा घूर्णन गति का। तो पहला विसर्पी गति। विसर्पी गति क्या होती है? इस प्रकार गति में जो तंतु होता है, जैसे इसमें ऑस्लेट एरिया का तंतु दिखाया गया है, तंतु आधार पर धीरे धीरे आगे या पीछे की ओर, यानी आगे या पीछे इसी अक्ष की दिशा में, जिस अक्ष में ये है, लंबाई के अक्ष में, आगे या पीछे की ओर सरक कर गति करता है। जैसे आप देखो, पहले डॉटेड दिखाया आगे, ये मतलब इधर आगे सरकेगा या पीछे सरकेगा। तो विसर्पी गति का प्रमुख कारण थैलस से श्लेष्म का श्रावण अथवा ट्राइकोम कोशिकाओं का संकुचन हो सकता है। ठीक है, आगे चलेगी या पीछे चलेगी। इस प्रकार गति है विसर्पी गति का। दूसरी प्रकार गति है आपकी दोलन गति। अब दोलन गति क्या होती है? आपने देखा होगा, फिजिक्स से प्रैक्टिकल किए होंगे। दोलन मूवमेंट होता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, अगर उसको हिलाते हैं हम तो जितना लेफ्ट में जाता है उतना ही राइट में जाता है। इस तरह से अगर गति हो, लेफ्ट और राइट होते हुए आगे बढ़े, तो उसको हम ऑसिलेशन मूवमेंट या दोलन गति भी कहते हैं। इस प्रकार गति में डायग्राम भी देखिए आप, लेफ्ट में दिखाया डॉट और राइट में भी दिखाया। वापस लेफ्ट में जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर बीच में। इस तरह से थोड़ा सा एंगल आगे सरकता है हर और लेफ्ट जाने में, तो वो तंतु भी आगे की तरफ मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार गति में तंतु का जो आधारी भाग होता है नीचे, वो तो स्थिर रहता है। जो शीर्ष भाग होता है वो लंबवत अक्ष के दाईं ओर और बाईं ओर पेंडुलम की तरह गति करता है। ठीक है, तो इस तरह से गति जो होती है उसको हम दोलन गति कहते हैं। तीसरी है घूर्णन मूवमेंट, घूर्णन गति। ये क्या होती है? घूर्णन गति का अर्थ है इस गति में तंतु का शीर्ष या अंतःशिरा केवल आगे का लंबवत अक्ष के चारों ओर, लंबवत अक्ष की दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए गति करता है, जो घूर्णन गति कहलाती है। जैसा आप डायग्राम सी में देख रहे हैं, गोल गोल घूमेगा, आगे ऐसा उठेगा थोड़ा से सतह से और गोल गोल घूमता है। जैसे तेजी से गोल गोल घूमेगा तो तंतु आगे की तरफ उसकी बढ़ता जाएगा। जैसे हम एक लट्टू आता है, उसको घुमाते हैं, तो जब तेजी से घुमाते हैं तो क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह सरक जाता है। इसी तरह आगे ऐसा उठ के जब तेजी से घूमेगा तो चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो वो आगे की तरफ तंतु गति करता है। तो ये कहलाती है गति। अब इसके बाद वापस हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पर। साइनोफाइसी में कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? तो पहला है कायिक जनन। कायिक जनन जो है उसके कई प्रकार हैं। पहला है कोशिका विभाजन, दूसरा है विखंडन और तीसरा है हार्मोगोनिया। पहले कायिक जनन में हम पढ़ते हैं कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन का मतलब है सेल कोशिका विभाजित होकर विखंडन के द्वारा 2-3 टुकड़ों में टूट जाए। उदाहरण के लिए ग्लियोकैप्सा जो होता है उसमें विखंडन की क्रिया एमाइटोसिस द्वारा होती है। कोशिका विभाजन से पहले केंद्र की पदार्थ का द्विगुणन होता है, डबल हो जाता है। इसके पश्चात मध्य भाग में कोशिका झिल्ली वलयाकार में अंतर्वलन द्वारा जीव द्रव की 2 भागों में विभक्त कर देती है। मतलब जीव द्रव कोशिका झिल्ली होती है, बीच में घुस जाती है मुड़ के और 2 भागों में बांट देती है। तो इस प्रकार से जो विभाजन होता है उसको हम सेल डिवीजन द्वारा कायिक जनन कहते हैं। दूसरा है कोशिका विखंडन। विभाजन होगा, अब विखंडन, फ्रेगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं। विखंडन का मतलब है तंतु में शैवाल जो हो या कॉलोनी वाला शैवाल 2 या अधिक खंडों में टूटने की प्रक्रिया फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। इस प्रकार से जब कई हिस्से हो जाते हैं तो प्रत्येक हिस्सा वही पादप दोबारा बना देता है। तो इस प्रकार के जनन को हम कायिक जनन में फ्रेगमेंटेशन या विखंडन कहते हैं। तीसरा हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया 2 तरह से बनता है। हार्मोगोनिया मतलब होता है किसी भी तंतु में छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, लेकिन टुकड़े किस कारण हो रहे हैं, ये 2 प्रकार होते हैं। पहला है इंट्राकैलरी हेट्रोसिस्ट और दूसरा है बाइनेक्रिडियम। तो इंट्राकैलरी हेट्रोसिस्ट क्या होती है? इंट्राकैलरी मतलब बीच में। अनेक तंतु की जो नील हरीश शैवाल में जो हार्मोगोनिया होते हैं वो हेट्रोसिस्ट के निकट बनते हैं। हेट्रोसिस्ट एक सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्शन काम भी करती है। तो वो सेल जहाँ होती है उसके आसपास टुकड़े टूट जाते हैं, इधर या उधर, तो उससे टुकड़े टूटते हैं, उसे हम इंट्राकैलरी हेट्रोसिस्ट के द्वारा विखंडन कहते हैं। दूसरा है नेक्रिडियम के द्वारा। नेक्रिडियम क्या होता है? किसी भी तंतु के अंदर जब सेल
डेड हो जाती है बीच की, तो वो उसमें श्लेष्म बढ़ जाता है, और उसके बाद जहाँ जहाँ सेल डेड होती है उसके इधर उधर के टुकड़े अलग हो जाते हैं, उनको हार्मोगोनिया कहते हैं। जैसे ए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये बीच की जो हार्मोगोनिया, बीच की जो वाइट हिस्सा है वो सब डिस्क बन चुकी है, डेड डिस्क, उसको हम नेक्रीडियम कहते हैं। तो इस तरह से ये जो जनन है वो कायिक जनन है। अब दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन 3 प्रकार से होता है, 4 प्रकार से, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, एकाइनीट और हार्मोस्पोर्स। अब एंडोस्पोर क्या होते हैं? अंतः बीजाणु कायिक कोशिका बनने वाले अचल बीजाणु, इनमें कोई चलन की क्षमता पाई नहीं जाती। ये मुख्यतः एक कोशिक नील हरे शैवालों में बनते हैं। कोशिका के भीतर उपलब्ध जीवद्रव अनेक छोटे छोटे अचल बीजाणु में विभक्त हो जाता है। अधिकांश अंतः बीजाणु में विमुक्ति से पूर्व, मतलब निकलने से पूर्व भित्ति का निर्माण हो जाता है, परंतु कुछ में क्या होता है, बाहर निकलने के बाद भित्ति बनती है। ये गोलाकार भी हो सकते हैं और अंडाकार, जैसे डर्मोकार्पा में ये बनते हैं। दूसरा है एक्सोस्पोर। ये बीजाणु दीर्घित कायिक कोशिकाओं में बनते हैं, मतलब लंबी बड़ी हो जाती हैं कोशिकाएं। जैसे कीमोसाइफोन तंतु के दूरस्थ सिरे की कोशिकाएं बहिर्जात रूप से, मतलब बाहर की तरफ बीजाणु का निर्माण करती है। कोशिका के दूरस्थ सिरे पर भित्ति टूट जाती है और जीवद्रव के संकीर्ण द्वारा बीजाणु मुक्त होते रहते हैं। तीसरा प्रकार है एकाइनीट। एकाइन क्या होता है? निश्चेत बीजाणु भी कहते हैं हिंदी में इनको। इस प्रकार के बीजाणु मोटी भित्ति युक्त चिरकालिक विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो तंतु की नील हरे शैवालों में बनती हैं, यानी फिलामेंटस एल्गी। इन संरचनाओं में खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में एकत्रित हो जाता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, यानी जब पानी की कमी हो जाती है, तो ये उसको सहन करने की क्षमता रखते हैं। ये आकार में कायिक कोशिकाओं से बड़े होते हैं। तंतु में इनकी स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है हार्मोस्पोर्स। हार्मोस्पोर्स क्या है? कुछ नील हरे शैवाल का नाम, जैसे वेस्टिएला। वेस्टिएला में क्या होता है? हार्मोगोनिया जैसे तंतु खंडों के चारों ओर मोटी श्लेष्म आच्छत का निर्माण हो जाता है। ये हार्मोगोनिया बनते हैं ना, नेक्रीडियम ये बनने से और जेड सेल के बनने से, उन हार्मोगोनिया के चारों तरफ मोटी श्लेष्मिक भित्ति का निर्माण हो जाता है। इन्हें हार्मोसिस्ट अथवा हार्मोस्पोर कहते हैं। तो ये हार्मोस्पोर चिरकालिक संरचना है और प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये वापस उस पौधे को अंकुरण होकर जन्म दे देते हैं। तो ये 4 प्रकार के स्पोर हुए। इसका डायग्राम आप आराम से इसमें देख सकते हैं। ए और बी तो हार्मोगोनिया के एग्जाम्पल हैं। डेड सेल बन गई बीच में, इसमें 3 हार्मोगोनिया बने, दूसरे बी वाले में 2 हार्मोगोनिया ऊपर और बीच में। और जो सी और डी डायग्राम है वो एकाइनीट का। देखिए आप, मोटी सेल बन गई है, चारों तरफ भित्ति हो गई है, एकाइनीट मोटा सेल, मोटी भित्ति स्रावित कर ली, ये पड़ी रहेगी प्रतिकूल अवस्था में। और ई जो है वो अंतः बीजाणु का है, और एफ जो है वो एक्सोस्पोर का है, यानी बाहर की तरफ स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार हैं साइनोफाइसी क्लास के अंदर जनन के, रिप्रोडक्शन के। तो इस प्रकार से साइनोफाइसी क्लास के अंदर हमने ये रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा आज।